हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का टॉपिक पॉलिनोमियल्स अच्छे से। इससे पहले मैं वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें आपको मैं सारी बेसिक चीज़ें पढ़ा चुकी हूँ। तो अब हम अच्छे से अपना चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जो आपकी मैथ्स की बुक में जो एक एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले ना इंट्रोडक्शन होता है। मतलब जैसे ही आपका न्यू चैप्टर आता है तो चैप्टर का पेज जो है वो इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट होता है। लेकिन ज़्यादातर मैक्सिमम बच्चों की आदत होती है कि वो जैसे ही एक चैप्टर स्टार्ट होना होता है तो सीधा वो एक्सरसाइज पर जंप करते हैं और सीधा वहीं से स्टार्ट करने लग जाते हैं। आपको हमेशा चीज़ें नहीं आती होती हैं या समझ नहीं पाए होते हैं अच्छे से, जिसकी वजह से फिर क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम आती है। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि जब भी आप मैथ्स में कोई भी नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज अटेम्प्ट करने से पहले ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसका इंट्रोडक्शन पढ़ें। उस इंट्रोडक्शन में आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी हुई होती हैं जो आपके हेल्प के लिए ही होती हैं, आपके समझने के लिए होती हैं। आप ये मत समझिएगा कि इंट्रोडक्शन आपके लिए नहीं है, ये तो टीचर्स के लिए होता है। ऐसा नहीं होता है। पूरी की पूरी बुक स्टूडेंट्स के लिए ही प्रिंट होती है, ये स्टूडेंट्स के लिए होता है। इसमें क्या क्या लिखा होता है ये सब अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको पहले से क्या क्या आना चाहिए था और अब इस क्लास में आप क्या क्या पढ़ेंगे। जो कि आप जब एक्सरसाइज के बीच में जब आप चल रहे होते हैं, कोई क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप बोलते हैं अरे ये क्या होता है, हमारे टीचर ने तो हमें बताया नहीं। लेकिन अगर आपने इंट्रोडक्शन में पढ़ा होगा तो आपको पता चलेगा कि जो टीचर ने नहीं बताया वो इसलिए क्योंकि वो पिछली क्लास में आप पढ़ के आ चुके हैं। तो जो पिछली क्लास में जब टीचर ने बताया होगा, या तो हो सकता है आप उस टाइम क्लास में एब्सेंट रहे होंगे या ध्यान नहीं दिया होगा, जिस वजह से आपको वो चीज़ पता ही नहीं थी। और अब इस क्लास में जब आके पढ़ रहे हैं तो आपको लग रहा है कि ये तो हमें टीचर बताते ही नहीं है। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि ब्लेम टीचर्स के ऊपर ही आ जाता है। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप उस इंट्रोडक्शन को अच्छे से समझा करिए। तो जो ये आपका सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स क्लास 9 का जो इंट्रोडक्शन है, इसमें फर्स्ट लाइन में ही लिखा है कि आपने पिछली क्लासेस में जब से आप पढ़ते आए हैं इन सब के बारे में आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा होगा और उनको ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ये सब सीखा होगा, है ना। तो ये सब चीज़ें अगर आपको नहीं पता थी पहले से कि इस तरह से कैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फॉर्म करते हैं, कैसे उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो आप मेरी पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको हर चीज़ अच्छे से समझाई है और वो इसीलिए समझाई ताकि अब 9th क्लास पढ़ने के लिए आपका बेस एकदम क्लियर हो जाए, ताकि जब 9th क्लास का पॉलिनोमियल्स चैप्टर आप पढ़ें तो आपको फिर कोई प्रॉब्लम ना आए। लेकिन फिर भी उसमें आगे जाकर और ये चीज़ भी लिखी हुई है कि आपने कैसे टर्म्स को फैक्टराइज करते हैं ये भी सीखा होगा। तो ये चीज़ मैं पिछली वीडियो में नहीं बताई मैंने, तो मैं इस बार सोच रही हूँ कि अभी आपको फैक्टराइजेशन से बताऊँ कि फैक्टराइजेशन क्या होता है, कैसे होता है, जो आपने 8th क्लास में भी किया होगा। और उसके बाद फिर हम अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज पर आएंगे। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन हम पहले कर लेते हैं। हम कुछ ऐसे एक टर्म लिखते हैं जिसका हमें फैक्टराइजेशन करना है। मैं टर्म नहीं, मैं पूरा एक एक्सप्रेशन लिखती हूँ। तो मान लिया मैं एक एक्सप्रेशन लिखती हूँ 2x² yz माइनस 8x³ y² t। ठीक है, ये मैंने पूरा का पूरा एक्सप्रेशन लिखा है। इसमें कितनी टर्म्स हैं आप मुझे बता सकते हैं ना। मैंने आपको पढ़ाया है कि जो टर्म्स होती हैं वो प्लस या माइनस के साइन की वजह से ही अलग अलग होती हैं, उनको सेपरेट मानते हैं। वैसे तो इस 2 के साथ 2x भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक y मल्टीप्लाई हो रहा है, एक z मल्टीप्लाई हो रहा है, 8 के साथ में 3x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2y मल्टीप्लाई हो रहा है, एक t मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन क्योंकि ये सब मल्टीप्लिकेशन हो रहा है यहाँ पर, तो ये सब सेम वन टर्म मानी जाएगी। तो एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, और इनके बीच में जो माइनस का साइन है जिसकी वजह से दोनों अलग अलग टर्म्स मानी जा रही हैं। अगर ये माइनस का साइन भी ना होता, इसकी जगह भी मल्टीप्लाई होता ना, तो ये पूरी की पूरी एक ही टर्म होती। लेकिन अभी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या है, माइनस का ही साइन है। तो इसको हम सिर्फ इस तरह से माइनस का साइन मानेंगे और ये 2 टर्म्स हैं। अब आपको ये देखना है कि कोई भी टर्म्स होती हैं तो उन्हें फैक्टराइज कैसे करते हैं। फैक्टराइज मतलब कि फैक्टर्स निकालते हैं उनके। फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है जो दूसरे नंबर को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, जैसे अगर मैं पूछूं कि 8 के फैक्टर्स क्या क्या हैं। 8 एक सिंपल नंबर है। 8 के फैक्टर्स मतलब जो नंबर्स 8 को डिवाइड कर सकते हैं वो सारे नंबर्स 8 के फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले 1, जो 1 होता है वो हर एक नंबर का फैक्टर होता है क्योंकि वो सभी नंबर्स को डिवाइड कर सकता है। तो सबसे पहला फैक्टर आप किसी भी नंबर का सोचेंगे तो वो 1 तो होगा ही। उसके बाद हम फिर स्टार्ट करते हैं अलग अलग नंबर से सोच कर कि जो भी जिसके भी टेबल में वो आता होगा।
तो 8 जो है सबसे पहले 2 के टेबल में भी आता है तो 2 उसका फैक्टर हो गया, उसके बाद वो 4 के टेबल में आता है तो 4 भी उसका फैक्टर हो गया, और लास्ट वो खुद अपने टेबल में आता है तो 8 खुद भी अपना भी फैक्टर है। यानी कि 8 के 4 फैक्टर्स हैं, 1, 2, 4 और 8। तो सीधा क्या पता चल रहा है, जो भी नंबर्स 8 को डिवाइड कर सकते हैं वो सब 8 के फैक्टर्स होते हैं। ऐसे ही यहाँ पर जब हम एक्सप्रेशंस में देखते हैं तो क्या ऐसा नंबर होगा जो इनको पूरा डिवाइड कर सकता है, वो इनका फैक्टर होगा। अब आप सोचेंगे ऐसा तो कुछ भी नहीं होता होगा जो डिवाइड कर देगा। मान लिया आप इस 8x³ y² t को डिवाइड करेंगे तो सिर्फ 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 तो डिवाइड हो जाएगा 2 से, पर ये सब का क्या, जो वेरिएबल्स हैं वो कैसे डिवाइड होंगे? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा कि वो उस तरह से डिवाइड नहीं होंगे जैसे कि आप एक सिंगल नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें से कुछ और काम भी तो कर सकते हैं ना। ज़रूरी थोड़ा ना वही मैनुअल मेथड ही यूज़ करें हम, डिवीजन का दूसरा तरीका होता है। तो जब भी आपके पास इस तरह का कोई एक्सप्रेशन होता है तो इसमें आप सबसे पहले देखेंगे कि जो 2 या 3 जितनी भी टर्म्स हैं उनमें कोई वेरिएबल्स कॉमन है या नहीं। वेरिएबल्स और कोएफिशिएंट्स सारी चीज़ें कॉमन हम सर्च आउट कर देंगे, ठीक है। तो सर्च करेंगे सबसे पहले, देखिए ये 2x² yz है और ये -8x³ y² t है। इसमें अगर हम सबसे पहले कोएफिशिएंट की बात करें, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 8 है, तो इन दोनों में क्या है ऐसा कॉमन, कैसे पता करें क्या कॉमन है? तो आपको पता है कि जो 2 है और जो 8 है वो दोनों आपस में फैक्टर और मल्टीपल हैं, है ना। जो 2 है वो 8 का फैक्टर है और जो 8 है वो 2 का मल्टीपल है। तो आपने अभी देखा था कि जो फैक्टर्स होते हैं वो किस तरह से निकाले जाते हैं, मतलब फैक्टर्स क्या होते हैं। तो ऐसे ही 8 का फैक्टर 2 है, तो आप ये देख सकते हैं कि इन दोनों में एक 2 नंबर है जो कॉमन निकाल के आ सकता है। हम 2 को अलग से कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो मैं और अच्छे से इसको बता सकती हूँ कि हम ऐसा करते हैं कि जो ये पूरी की पूरी टर्म लिखी हुई है ना, इसके सारे फैक्टर्स को अलग अलग लिख लेते हैं ताकि कॉमन निकालने में आसानी रहे। सबसे पहले जो इस टर्म का फैक्टर है वो 2 है, फिर एक x, फिर दूसरा x, फिर y, फिर दूसरा z, माइनस यहाँ पर 8 का मतलब क्या है, अगर 8 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे, क्योंकि हमें फैक्टर्स निकालने हैं तो हमें उनमें कॉमन टर्म्स निकालनी है, जिसके लिए हम नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप करेंगे तो कैसे, 8 कैसे आता है, 2 को कितनी बार या किसी भी नंबर को कितनी बार मल्टीप्लाई करके 8 आता है। तो आप जानते हैं 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आता है। तो यहाँ पे 2 × 2 लिख देंगे, फिर x वहाँ पर क्यूब है तो x को 3 बार लिखेंगे, और y² है तो y 2 बार हो गया, और फिर मल्टीप्लाई t हो गया, ठीक है। इस तरह से हम कर सकते हैं। अब इसके बाद देखते हैं, अब आपको कॉमन निकालना है, मुझे नहीं लगता कोई भी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि इस टाइम ये इस तरह का जो फॉर्म होती है उसमें मैं समझ सकती हूँ कि जिन बच्चों को पहले से कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं ना, उनको इसमें से ऐसे कॉमन निकालने में बहुत प्रॉब्लम आती है। लेकिन अगर आपको ये पता चल जाए कि जो भी टर्म है उसे आप किस तरह से उसके फैक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए जो ये टर्म है 2x² yz, ये सारे के सारे इसका पूरा पूरा इसे फैक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। ये मान लीजिए कि इस टर्म को हमने ऐसे फैक्टराइज कर दिया है और इस वाले टर्म को इस तरह से फैक्टराइज कर दिया है। इसमें x³ है मतलब 3 बार x मल्टीप्लाई हो रहा है, y² है मतलब y 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, और सिंगल t है तो ये t लिखा हुआ है, और 8 का मतलब है कि 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। सेम यहाँ पर एक z है, एक y है, और 2 x² है मतलब 2 बार x मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये 2 है। क्लियर है? अब हम यहाँ पर देखते हैं, देखिए इस वाले फैक्टराइजेशन में और इस वाले फैक्टराइजेशन में क्या क्या कॉमन है। देखिए इस तरह से कॉमन निकालने वाली चीज़ें तो आपने बहुत बार पढ़ी होंगी, जब LCM HCF सीखते हैं तब भी इस तरह से कॉमन निकालते हैं। तो मैं मान के चलूँगी कि इतना तो आपको पता होगा। अगर ये भी आपको नहीं पता है कि LCM HCF क्या होता है 9th क्लास में आके, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में समझा दूँगी कि LCM HCF क्या होता है। तो देखिए कि ये है ये वाली फर्स्ट टर्म का फैक्टराइजेशन, ये सेकंड वाली टर्म का फैक्टराइजेशन। इसमें देखिए कि एक यहाँ पर 2 है और एक 2 यहाँ पर भी है, ठीक है। तो इन दोनों में से एक एक 2 कॉमन आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो 2 2 और बचे, लेकिन यहाँ पर और कोई एक्स्ट्रा 2 नहीं है, जिसकी वजह से हम इन दोनों के पास से, देखिए हम उन दोनों टर्म्स में से सिर्फ वही चीज़ ले सकते हैं जो दोनों के पास अवेलेबल है, ठीक है। आप ऐसे मानकर चल सकते हैं कि आप इनके साथ ना कोई पार्शलिटी नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि इसके पास 3 2 हैं और इसके पास एक ही 2 है तो आप इससे पूरे 3 ले लोगे और इससे एक ही लोगे, ऐसा नहीं। चाहे उन दोनों के पास कुछ भी हो, जो दोनों के पास सेम चीज़ होगी, जो कॉमन चीज़ होगी वही ली जाएगी। तो देखिए दोनों में कॉमन सिर्फ एक ही 2 है, तो इसलिए एक ही 2 लिया जाएगा और कुछ भी नहीं लेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक x है और एक x यहाँ पर भी है, तो देखिए इन दोनों के पास एक एक x है तो हमने एक x भी ले लिया।
इसके बाद यहाँ पर एक x है और यहाँ फिर से एक और x है, अच्छी बात है ना। इसके पास 2x है, इसके पास भी 2x है, तो 2x लिए जा सकते हैं। अब देखिए इस वाले टर्म के पास एक y है और यहाँ पर ये रहा y, एक y यहाँ पर भी है। यहाँ पर देखिए सिर्फ एक ही y है और उसके पास से हमने एक y ले लिया। जिसके नीचे मैं अंडरलाइन नहीं कर रही हूँ वो कॉमन नहीं आया, वो बाद में लिखा जाएगा। तो ये y हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर z है, लेकिन इस पूरी टर्म में कहीं पर भी z नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से भी कुछ नहीं जाएगा, यहाँ से भी कुछ नहीं जाएगा और इधर से अभी z की जगह में कुछ नहीं आएगा। मतलब जो चीज़ें कॉमन थी वो बस इतनी ही हैं। ये कॉमन चीज़ें लेने के बाद हम अपना ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्योंकि जो कॉमन नहीं आया उसको भी तो कहीं ना कहीं जगह देनी है, वो भी कहीं ना कहीं लिखा जाएगा। तो इस पूरी की पूरी टर्म में से जो कॉमन नहीं आया वो सिर्फ अकेला z है जो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप देखिए दोनों टर्म्स के बीच में कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, वो माइनस का साइन यहाँ आ गया। इसके बाद आप देखेंगे कि इस टर्म में से हमने 2 हटा चुका है, ये 2 बचे हैं, ये 2 बचे हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करके जो भी नंबर बनेगा आप वो लिख सकते हैं। तो 2 × 2 4 होता है, तो हम 4 लिख देंगे। इसके बाद आपने देखा ये 2x तो हम कॉमन ले चुके हैं, ये एक x बचा है, तो ये एक x लिख लेंगे आप। फिर इसके बाद एक ये y बचा है, ये y लिख लेंगे, और फिर ये t बचा है वो भी हम लिख लेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कॉमन बची थी वो हमने लिख ली। अब इनमें जो मल्टीप्लिकेशन के साइन है उनको हटाकर हम सिंपल फॉर्म में अपने एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2, और देखिए यहाँ पर एक x और 2x, अगर x 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है इसका मतलब उसके ऊपर कितनी पावर लग जाएगी, 2। यस, तो 2x² और ये सिंगल y है तो ये y हो गया। इसके बाद ये जो ब्रैकेट आपका है इसमें ये z है, यहाँ तो सिंपल, यहाँ पर ये 4x और y और t सब सिंगल सिंगल है, किसी के ऊपर कोई पावर नहीं लगेगी, उनको इस तरह से लिख देंगे। तो आप देखिए जो ये आपका आंसर आ गया, ये आंसर आ गया, इसका मतलब ये है कि अब इसको आप और ज़्यादा आगे फैक्टराइज नहीं कर सकते। फैक्टराइज करने का मतलब अगर इस एक्सप्रेशन में ऐसे करते हैं तो सीधा मतलब होता है जो भी कॉमन टर्म्स जो एक्सप्रेशंस हैं, जो भी वेरिएबल है या कोएफिशिएंट है, वो कॉमन निकाल कर बाहर लिखते हैं और जो बचा है वो अंदर ब्रैकेट में। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो एक्सप्रेशन है, जो मैंने पूरा का पूरा ये एक्सप्रेशन लिखा था, इसके 2 फैक्टर्स आए, एक ये 2x² और ये z - 4xy, ठीक है। इस एक्सप्रेशन के ये 2 फैक्टर्स हुए, कौन से 2x² और z - 4xy। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि अगर 8 के फैक्टर्स आप लिखते हैं तो कितने होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है और 8 होता है, ठीक है। 8 के जैसे 4 फैक्टर्स हैं वैसे ही इस एक्सप्रेशन के ये 2 फैक्टर्स हैं। देखिए 1 तो खुद होगा ही और ये खुद भी अपना होगा, पर बाकी जो 2 फैक्टर्स हैं जो अलग हैं उससे, जो इसको पूरी तरह से डिवाइड कर सकते हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं, जो उस नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर सकते हैं। 1 भी इसको पूरी तरह डिवाइड करेगा, 2 भी, 4 भी और 8 भी। सेम इसी तरीके से ये 2 फैक्टर्स 2x² और z - 4xy, ये दोनों फैक्टर्स इसको पूरी तरह से डिवाइड कर देंगे। लेकिन अब आपके मन में ये ख्याल आएगा कि डिवाइड कर देंगे, कैसे डिवाइड करते हैं। नंबर्स को तो हम सिंपल, आपको पता है कि 4 2s 8 आता है तो आंसर 2 आ जाएगा। ऐसे एक्सप्रेशंस के साथ हम कैसे डिवाइड करेंगे, तो यही चीज़ हम इस चैप्टर में आज पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल्स को किस तरीके से इस तरह से डिवाइड करते हैं। तो अभी तक मैंने आपको जो कुछ भी बताया वो जो आपके इंट्रोडक्शन में जो स्टार्टिंग की सिर्फ 2 लाइंस हैं उन्हीं को अभी तक मैंने समझाया है पिछली सारी क्लासेस से लेकर अभी तक, और बहुत जल्दी क्योंकि 7 से लेकर 8 क्लास तक का सारा कुछ, यहाँ तक कि 6 क्लास का भी कुछ मैंने लेकर जो आपको बताया वो काफ़ी ज़्यादा होता है, और उसको जल्दी से पिछली पूरी एक वीडियो में मैंने आपको ये सब बताया था। जो फैक्टराइजेशन रह गया था वो बताया। अभी एक और चीज़ रह गई जो आपने क्लास 8 में पढ़ी होगी और जिनको नहीं पता है मैं उन्हें बताना चाहती हूँ। जो आपके बुक में अभी दिया हुआ इंट्रोडक्शन में कि आपने ये चीज़ और पढ़ी होगी, वो चीज़ क्या बची। अगर आप अपना इंट्रोडक्शन देख रहे होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो 3 आइडेंटिटीज़ हैं जो आपने क्लास 8 में पढ़ चुकी हैं वो अभी रह गई हैं। तो मैं जल्दी से उन्हें भी बता देती हूँ, क्योंकि ये सारी आइडेंटिटीज़ आगे भी काम आएंगी। फैक्टराइजेशन में भी आइडेंटिटीज़ बहुत काम आती हैं, और जो छोटी छोटी जो मतलब 8 क्लास की आइडेंटिटीज़ अगर आपको अच्छे से नहीं पता होंगी तो जो 9th क्लास में अब और आएंगी वो कैसे पता करेंगे। तो जल्दी से हम उन आइडेंटिटीज़ को भी पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले जो आपकी आइडेंटिटी है वो क्या होती है, a+b²। इसके बाद होती है a - b²।
और एक होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये 3 आइडेंटिटीज़ आपने क्लास 8 में पढ़ी। लेकिन आपको चलिए मैं ये भी मान लेती हूँ कि आपको पता होगा इनके इक्वल में क्या होता है, ज़्यादातर बच्चे याद कर लेते हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है कि इसके इक्वल में जो कुछ भी आता है, इसके इक्वल में आता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसके इक्वल में आता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर आता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये जो 3 चीज़ें आती हैं, मतलब जो इक्वल में आता है, ये आता कैसे है? जैसे आप जानते हैं कि 4 × 2 = 8 आता है, क्योंकि 4 के टेबल में 2 टाइम करते हैं तो 8 आ जाता है, ये आपको पता है। इसी तरीके से a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो ये आता कैसे कैसे जानते हैं आप? हो सकता है काफ़ी बच्चों को ये पता हो सकता है नहीं, बहुत बच्चों को ये पता होता है, पर ज़्यादातर बच्चों को नहीं पता होता है कि कैसे आता है। तो आज मैं आपको सबसे पहले इन आइडेंटिटीज़ का डेरिवेशन करके दिखाऊंगी कि आइडेंटिटी के इक्वल में आता कैसे है। उसके बाद फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक। तो मैं आपको अभी सिर्फ ये आइडेंटिटी सॉल्व करके दिखाऊंगी, और आपका ये होमवर्क रहेगा कि जो a माइनस बी का होल स्क्वायर है वो आप अपने आप करेंगे, और a प्लस बी a माइनस बी को भी सॉल्व करके a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे आता है ये आप खुद ही सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको ये वाली आइडेंटिटी बता देती हूँ कि कैसे आती है। देखिए, जो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसका क्या मतलब है कि a प्लस बी को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। आपको इतना तो पता है ना, जिसके ऊपर स्क्वायर लगा है मतलब वो 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये a प्लस बी और a प्लस बी जो है 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, अपने आप से ही मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका ये मतलब हो गया। इनको मल्टीप्लाई करने पर, जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये आएगा। जैसे 4 को 2 से मल्टीप्लाई करके 8 आता है, सेम इसी तरीके से a प्लस बी को a प्लस बी से ही मल्टीप्लाई करने से ये आंसर आता है। तो ये मल्टीप्लाई कैसे करते हैं इसमें, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको आइडेंटिटी बताऊंगी तो आपको 2 चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। एक तो आपको आइडेंटिटी सॉल्व करना आ जाएगा, और दूसरा आपको ये भी आ जाएगा कि पॉलिनोमियल्स को दूसरे पॉलिनोमियल के साथ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे देखिए, ये दोनों ये पॉलिनोमियल है a प्लस बी और ये भी a प्लस बी है। ये 2 टर्म्स के पॉलिनोमियल है, एक टर्म है a, एक टर्म है b। इसमें भी एक टर्म a और एक टर्म b है। तो इनको मल्टीप्लाई करने के 2 तरीके होते हैं। जो एक तरीका होता है वो कॉमन होता है सबके लिए, चाहे कितना भी बड़ा एक्सप्रेशन हो उसके लिए। जो एक दूसरा तरीका होता है जिसमें हम सिंपली जैसे आपने लिखा 12 × 2, इस तरह से जो मल्टीप्लाई करने वाला ये वाला जो तरीका होता है, इससे भी कर सकते हैं। लेकिन ये तरीका जब छोटी मोटी टर्म्स है या थोड़ा सा छोटा इजी सा पॉलिनोमियल है, तभी आप इस वाले तरीके को अच्छे से यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ कभी कभी ऐसा होता है जो बड़े बड़े एक्सप्रेशंस होते हैं उसमें फिर प्रॉब्लम आ जाती है। तो मैं आपको पहला ये वाला तरीका बता देती हूँ जो सारी जगह काम आएगा। तो देखिए, जो यहाँ पर है आपका जो फर्स्ट वाला ब्रैकेट है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिए a प्लस बी में होल स्क्वायर लगा है, मतलब जो स्क्वायर है वो दोनों के लिए है, a के लिए भी है b के लिए भी है, इसलिए ये ब्रैकेट में लगा हुआ है, क्योंकि वो ब्रैकेट के बाहर का मतलब है दोनों का ऐड होने के बाद स्क्वायर होगा। यहाँ पर a जो है आपका फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन में, उसको आप सिर्फ लिख लेंगे, ये वाला a यहाँ पर आ गया। क्लियर? इसके बाद ये जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है ये आया, और ये वाला पूरा का पूरा ब्रैकेट यहाँ पर एज इट इज़ लिख जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर है? जो आपका फर्स्ट ब्रैकेट है उसकी जो फर्स्ट टर्म है वो आपने बाहर लिखी, और ये बीच वाला जो मल्टीप्लाई का साइन है, क्योंकि दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक्सप्रेशंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई का साइन लगाया, और ये a प्लस बी जो दूसरा वाला ब्रैकेट है वो एज इट इज़ यहाँ पर लिख दिया हमने, क्योंकि इस पूरे ब्रैकेट को a से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद आप देखिए, जो ये वाला प्लस का साइन है, ये वाला साइन आएगा यहाँ पर, ये यहाँ प्लस लग गया, और इस प्लस के बाद जो ये वाला b है, ये b आएगा यहाँ पर। ठीक है, और फिर आप फिर से दोबारा से ये वाला ब्रैकेट लिखेंगे a प्लस बी। अब आप सोचेंगे कि ये वाला ब्रैकेट 2 बार क्यों लिखा गया, एक बार यहाँ भी और एक बार यहाँ भी। तो इस बात को हम ऐसे समझ लेते हैं कि जो ये a प्लस बी का पूरा ब्रैकेट है, ये इस वाले a प्लस बी के ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होने आ रहा है। मल्टीप्लाई होने के इसको हम एक बहुत ही थोड़ा फ़नी एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि जो ये a प्लस बी का ये वाला जो ब्रैकेट है, ये एक घर है। ये जो घर है पूरा ब्रैकेट वाला, इसके अंदर ये 2 मेंबर्स रहते हैं, a और b। ठीक है, ये दोनों रहते हैं। अभी बाहर से एक और ब्रैकेट है a प्लस बी, जो कि इस a प्लस बी से मिलने आ रहा है, मतलब ये वाला a प्लस बी इस वाले घर में इन लोगों से मिलने आ रहा है। तो आप सोचिए कि अगर आपके घर में भी कोई भी रिलेटिव आता है तो घर के जितने भी मेंबर्स होते हैं सबसे मिलने आता है ना।
सेम इसी तरीके से देखिए जो भी आपके घर में आएगा आपसे भी मिलेंगे, आपके पेरेंट्स से भी मिलेंगे, आपके सिबलिंग्स जो भी हैं सबसे मिलते हैं। सेम इसी तरीके से जब भी आप किसी ब्रैकेट के अंदर किसी टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ब्रैकेट की हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो इसीलिए जो a प्लस बी जब इधर आया तो ये पहले a अकेला था जो पहले दोनों a प्लस बी से मिल लिया, फिर ये b ने बोला कि मुझे भी मिलना है तो फिर वो b भी दोनों से मिलेगा, है ना। इसीलिए ये वाला ब्रैकेट जो है वो दोनों के पास मल्टीप्लाई होने गया, क्योंकि इस घर में जो भी दो लोग रहते हैं वो इन दोनों से ही मिलेंगे। तो पहले a ने दोनों से मुलाकात कर ली और फिर b जो है वो दोनों से मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए अब ये a है, मुलाकात दोनों से कैसे करेगा, दोनों से अलग अलग जाके मिलेगा। सबसे पहले जो ये a है वो इसी a से मल्टीप्लाई होगा, फिर जो ये a है वो इस b से मल्टीप्लाई होगा और ये वाला जो प्लस का साइन है वो यहाँ पर आएगा। इसके बाद ये वाला प्लस का साइन यहाँ और ये वाला b अब इस a से मिलने गया, फिर ये वाला प्लस का साइन यहाँ आया और ये वाला b अब इस b से मिल लिया। तो आपको क्लियर हुआ यहाँ तक। पहले जो ये a प्लस बी था पूरा इस a प्लस बी ब्रैकेट से मिलने गया तो एक एक करके दोनों के दोनों गए, फिर जो ये एक एक गए हैं वो भी अंदर एक एक से अलग अलग बार मिल रहे हैं। पहले a अकेले a से मिला क्योंकि बीच में ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई का साइन है तो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो a इस वाले a से मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये वाला जो प्लस था वो यहाँ पर आया और फिर ये जो a है वो b से मिला तो a मल्टीप्लाई b हो गया। फिर ये वाला प्लस यहाँ पर जो दोनों के बीच में है, देन ये वाला b अब इस a से मिलेगा तो b मल्टीप्लाई a, फिर ये वाला बीच में जो एडिशन का साइन है वो यहाँ आ गया और b फिर इस b से मल्टीप्लाई हो गया तो मतलब मिल लिया तो b मल्टीप्लाई b। अब हम इनको मल्टीप्लाई करके अच्छे से लिख लेते हैं। देखिए a और a जब मल्टीप्लाई होते हैं, आपको पता है जब सेम टर्म अपने आप से मल्टीप्लाई होती है तो क्या होता है, स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, फिर ये वाला प्लस a मल्टीप्लाई b होगा तो a b। आपको पता है कि अगर कोई भी दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पीछे मल्टीप्लाई का साइन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनको हम साथ में लिखे हैं तब भी यही कहेंगे कि वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पर ये वाला प्लस, फिर b मल्टीप्लाई a का मतलब b a, ठीक है। अब आप ये देखिए कि चाहे a आगे लिखो या b आगे लिखो सेम आंसर आएगा। देखिए a b ऐसे लिख सकते हैं। अगर आप सोचें कि अगर b पहले लिखा है a बाद में लिखा है तो हम तो b a लिखेंगे, ठीक है। आप बी ए लिख लीजिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ अलग वैल्यू होगी। बी ए और ए बी एक ही चीज़ होती है। कैसे एक चीज़ होती है, अब इसे भी हम एग्जांपल से एक समझ लेते हैं। जो प्रॉपर्टीज़ हम लोग पढ़ते हैं कुछ, जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है, तो वो क्या कहती है कि अगर आपका जो भी, जैसे मान लिया आप 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, या फिर मैं 3 को आगे लिख दूं और 2 को पीछे लिख दूं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है बी ए और ए बी, इस तरह से लिखा है ना, सेम ऐसे मैंने आगे पीछे कर दिया। अब आप देखिए 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तब भी 6 आएगा, और 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 6 आएगा। तो इसका क्या मतलब है कि अगर नंबर्स को आगे पीछे मल्टीप्लाई कर देते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर सेम रहता है। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है जो क्लास 6 में आप पढ़ते हैं। तो ये प्रॉपर्टी देखिए यहाँ पर यूज़ हो रही है। इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा कि किस किस क्लास की चीज़ें कहाँ कहाँ जाकर यूज़ होती हैं। तभी आपसे बोला जाता है कि जब भी आप कुछ पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़िए, क्योंकि वो आगे काम आएगा। पर बच्चों को क्या लगता है कि जो अभी है वो उसको अभी बस फाइनल्स तक ख़त्म करो, उसके बाद इसका कोई काम नहीं है, ऐसा नहीं होता है। तो अब देखिए यहाँ पर बी ए को हम बी ए भी लिख सकते हैं और ए बी भी लिख सकते हैं। मैं ए बी इसलिए लिख रही हूँ, वैसे मैं ए बी लिख सकती थी, पर इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पर भी ए बी है और ये भी ए बी हो जाएगा, तो ये लाइक टर्म्स हैं तो ऐड हो जाएंगी। इसके बाद है फिर बी मल्टीप्लाई बी, तो वो हो जाएगा बी स्क्वायर। अब देखिए ये स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। अब ए बी और ए बी कितने हो जाएंगे, 2ab, ये 2ab हो गए और ये प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब आप देखिए आपकी आइडेंटिटी पूरी डिफाइन हो गई, पूरी की पूरी डिराइव हो गई। आप देख सकते हैं ये जो है यही यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आपको ये सब समझ में नहीं आया, कहीं पे भी कोई डाउट लग रहा है, तो आप फिर से इसको दोबारा से देखो एक एक स्टेप वाइज, क्योंकि मैंने बहुत पूरा एरो लगा के आपको बताया कि कौन सी चीज़ कहाँ से कहाँ जा रही है, कौन सा साइन कैसे लग रहा है। फिर भी अगर आपको 2-3 बार देखकर भी समझ ना आए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और मेरे ख्याल से आपको समझ में आ जाना चाहिए इस तरह से। और इसके बाद फिर आप a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी भी ऐसे ही सॉल्व करोगे। उसमें भी आप a माइनस बी को a माइनस बी से मल्टीप्लाई करोगे, तब फिर यही पूरा प्रोसीजर फॉलो करोगे तो आ जाएगा। इसके बाद जो तीसरी आइडेंटिटी है आपकी a प्लस बी और a माइनस बी, उसमें भी आपको यही करना है। देखिए ये 2 ब्रैकेट्स हैं, पहले से आपको अलग अलग ब्रैकेट्स ही दिए हुए हैं, दोनों ब्रैकेट्स को आपको सेम इसी तरीके से मल्टीप्लाई करना है, तो आपकी जो आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो आएगा,
ठीक है, यहाँ पर हमने बात कर ली पूरी आइडेंटिटीज़ की कि आइडेंटिटीज़ कैसे क्या सॉल्व होती हैं। तो आपने देख ही लिया होगा कि पॉलिनोमियल्स एक चैप्टर स्टार्ट करने के लिए हमने 2 क्लासेस ऐसी लेनी पड़ी जो पिछली सारी चीज़ों को हमें रिवाइज़ कराती हुई आई। पहली वाली क्लास में भी मैंने आपको पूरा पिछली क्लासेस का ही रिवीजन कराया और इस क्लास भी मैं भी पूरा का पूरा पिछली 8th क्लास का ही रिवीजन कराने में सारा टाइम निकल गया हमारा। कोई बात नहीं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपको सब कुछ पिछला अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि जब पिछली क्लास का सब कुछ अच्छे से क्लियर होगा सारा टॉपिक, तभी तो आप इस क्लास में अच्छे से कर पाएंगे। और मैंने सबसे ज़्यादा इसको अच्छे से और इलेबोरेट करके इसलिए समझाने की कोशिश की क्योंकि जो ये पॉलिनोमियल्स चैप्टर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपकी क्लास का, सिर्फ क्लास का ही नहीं, आगे आपकी लाइफ में फ्यूचर में बहुत काम आएगा। तो जो चैप्टर सबसे ज़्यादा यूज़फुल है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसको मैं और ज़्यादा समझाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि कहीं भी किसी भी तरह की छोटी से छोटी चीज़ भी ना मिस हो जाए। ठीक है, और एक सबसे बड़ा फ़ायदा जो होता है यूट्यूब क्लासेस का वो ये रहता है कि आपको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार चाहे रिप्ले करके उसको देखकर समझ सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आपको सामने से कोई टीचर पढ़ा रहा है और आपको 1 बार समझ में नहीं आया, 2 बार समझ में नहीं आया, आपने 1 बार पूछ लिया, ठीक है, टीचर ने फिर से समझा दिया, आपने 2 बार पूछा फिर से समझा दिया, लेकिन फिर दोबारा तीसरी बार चौथी बार अगर आपको तब भी समझ में नहीं आ रहा है तो बार बार टीचर से पूछने में भी आपको डर लगने लगता है कि हम बार बार टीचर से एक ही चीज़ पूछेंगे तो वो भी गुस्सा करेंगे कि तुम्हें समझ क्या नहीं आ रहा है, हम बार बार तो बता रहे हैं। लेकिन ना तो मतलब आपको पता नहीं होता है अच्छे से कि आपको इसलिए भी समझ नहीं आ रहा है क्योंकि पिछले कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। तो वो सारे के सारे पिछले कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको क्लियर कर दिए और यहाँ पर आपको कोई डरने की ज़रूरत भी नहीं है। आपको चाहे 10 बार समझ में ना आए तो आप 10 बार दोबारा से वीडियो देखिए और समझिए।